हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको तमश उपन्यास का चौथा भाग सुना रही हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। टीले के ऊपर पहुंचकर दोनों ने अपने घोड़े रोक लिए। सामने दूर तक चौड़ी घाटी फैली थी जो पहाड़ों के दामन तक चली गई थी। लगता दूर क्षितिज पर सतरंगी धूल उड़ रही है। विशाल मैदान, कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उन पर स्वच्छ नीला आकाश जिसकी पारदर्शी ऊंचाइयों में चीलें तैर रही थी। बाईं ओर ऊंचा पहाड़ था जिसे नीली आभा ढकी हुई थी। पहाड़ की ऊंचाई पश्चिम की ओर ढलते ढलते इतनी कम हो गई थी कि मैदानों को छूने लगी थी। दाईं ओर दूरियों के धुंधले के लाली माइल की पहाड़ियों की धूमिल सी आकृतियां नजर आ रही थी। सूर्योदय के समय इस दृश्य को दिखा पाने के लिए ही रिचर्ड अपनी पत्नी को ले आया था। रिचर्ड ने मुड़कर लीजा के चेहरे की ओर देखा। इस दृश्य को देखकर उस पर कैसा असर हुआ होगा, वह देखना चाहता था। इस मनोरम दृश्य को वह इस ढंग से लीजा के सामने पेश करना चाहता था मानो इतने दिन तक इसे इस तोहफे की तरह संभाल कर रखे रहा हो। प्रातः की सुहावनी हवा में लीजा के सुनहरे बाल हौले हौले उड़ रहे थे। उसकी नीली नीली आंखों में एक विशेष प्रकार की स्वच्छता और चमक थी। केवल आंखों के नीचे हल्के हल्के घूमड़ बनने लगे थे जो ऊब के कारण, अधिक बियर पीने तथा देर तक सोते रहने के कारण पैदा हो गए थे। लीजा को खुश कर पाने के लिए ही वह उसे वहां लेकर आया था। अब की बार लगभग 6 महीने के बाद लीजा विलायत से लौटी थी और रिचर्ड नहीं चाहता था कि पिछली कहानी फिर से दोहराई जाए और लीजा नई जगह पर ऊबने लगी और परेशान होकर फिर विलायत लौट जाए। यदि लीजा को यह शहर पसंद नहीं आया तो यहाँ का निवास दोनों के लिए नरक बन जाएगा। वह दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद लौटेगा तो दोनों के बीच कोसा काशी शुरू हो जाएगी। रिचर्ड ने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया था कि सुबह का वक्त वह लीजा के साथ बिताएगा। इसी कारण पिछले 1 सप्ताह से जब से लीजा आई थी वह कभी ठंडी सड़क पर, कभी टोपी पार्क में तो कभी घुड़सवारी पर उसे बाहर लाता रहता था। अपनी ओर से लीजा भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह रिचर्ड की रुचियों में रुचि लेने लगे और अपने मन को लगाए रखे। जिले के डिप्टी कमिश्नर की पत्नी के नाते लीजा अकेली भी छावनी सदर में घूमती तो देसी लोग उठ उठ कर सलाम करते थे, भाग भाग कर उसका हुक्म बजा लाते थे। पर कोई यहाँ तक अकेला घूम सकता है और डिप्टी कमिश्नर का समय अपना समय नहीं होता। इसीलिए दोनों ही मन में अंदर ही अंदर इस बात का खटका भी था कि ज्यादा देर तक चल पाएगा या नहीं, चाहते हुए भी निभ पाएगा या नहीं। वह सुंदर है, लीजा बोली। वह सामने पहाड़ कौन सा है? क्या यहीं से हिमालय के पहाड़ शुरू होते हैं? हाँ, यही समझो, रिचर्ड ने प्रोत्साहित होकर कहा। और यह घाटी आगे चलकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सैकड़ों मील तक की दूरी तक चली गई। कितनी सुनसान सी घाटी है, लीजा बुदबुदाई। नहीं लीजा, यह बड़ी ऐतिहासिक घाटी है। हिंदुस्तान में आने वाले सभी हमलावर इसी रास्ते से आए थे, मध्य एशिया से आने वाले भी और मंगोलिया से आने वाले भी। रिचर्ड का उत्साह बढ़ रहा था। अलेक्जेंडर भी इसी रास्ते से हिंदुस्तान आया था। आगे चलकर घाटी 2 रास्तों में बट गई है। एक रास्ता तिब्बत की तरफ चला जाता है, दूसरा अफगानिस्तान की तरफ। इसी रास्ते सौदागर लोग भी और बुद्ध प्रचारक के लोग भी और बुद्ध धर्म के प्रचारक भी दूर दूर तक जाते थे। बड़ा ऐतिहासिक इलाका है। मैं तो पिछले महीने भर से इसे घूम रहा हूँ। इतिहासकार के लिए तो यह इलाका बेस कीमती है। जगह जगह पुरानी इमारतों के खंडर हैं, किले, बुद्ध विहार, सराय हैं। तुम तो रिचर्ड यूं बातें कर रहे हो जैसे यह तुम्हारा अपना देश हो, लीजा ने हंसकर कहा। देश अपना नहीं है लीजा, पर इतिहास का विषय तो अपना है, रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा। फिर घुड़सवारी का वेद पहाड़ी की ओर दिखाते हुए बोला। उस पहाड़ के पीछे करीब 70 मील की दूरी पर टैक्सिला के खंडर है। टैक्सिला जानती हो ना? हाँ, नाम सुना है। वहाँ किसी जमाने में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। लीजा मुस्कुरा दी। वह समझ गई कि रिचर्ड अब घाटी का सारा इतिहास सुनाएगा। उसे रिचर्ड का उत्साह अच्छा लगा। रिचर्ड सूखे पत्थरों के बारे में भी बड़े उत्साह से बातें करता था। इसमें बच्चों जैसा कौतूहल है। डिप्टी कमिश्नर होने के बावजूद एक प्रकार का भोलापन है। काश कि वह भी इन बातों में दिलचस्पी ले सकती। वहाँ पर एक म्यूजियम भी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। वहाँ से हाल ही में मैं गौतम बुद्ध का एक पुतला आया हूँ। क्यों, पहले तुम्हारे पास क्या कम बुद्ध थे जो एक और उठा लाई? वहाँ नज़दीक ही खुदाई हो रही है, बहुत से बुद्ध मिले हैं। क्यूरेटर ने एक बुत मुझे भेंट किया है। लीजा की आंखों के सामने
बंगले का एक बड़ा कमरा घूम गया जिसमें रिचर्ड ने तरह तरह के बुत और भारतीय लोक कला के नमूने सजा रखे थे और अलमारियों में किताबें ठसाठस भरी थी। यही धुन इसे कीनिया में भी सवार रहती थी। वहाँ अफ्रीका की लोक कला के नमूने भरता रहता था। तरह तरह के तीर कमान, मड़के, पक्षियों के पर, टोटम और यहाँ बुत इकट्ठे करता फिरता है। लीजा का ध्यान फिर आसपास के दृश्य की ओर गया। बाईं ओर नीचे छोटे छोटे पेड़ों का घना जंगल था। उसी के अंदर से घोड़े चलाते हुए वे टीले के ऊपर आए थे। जंगल में से निकलकर टीले के ऊपर जाने का दृश्य खुल गया था। दाईं ओर छोटे छोटे टीले थे और उनके आगे मैदान था जो फैलकर दूर धुंधल में खो गया था। यहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल रंग की। लीजा टीलों की ओर देखती हुई बुदबुदाई, फिर रिचर्ड की ओर मुड़कर बोली, सड़क कहाँ है? क्या हम फिर से जंगल के रास्ते से ही जाएंगे? फिर मजाक के स्वर में बोली, वह सड़क तो दिखाओ जिस पर से अलेक्जेंडर हिंदुस्तान आया था। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं थी लीजा, लेकिन एक पुरानी सड़क लगभग 400 साल पुरानी उस टीले के पीछे से होकर चली गई है। लीजा ने रिचर्ड की ओर देखा। मोटे फ्रेम के चश्मे के नीचे रिचर्ड के चेहरे का निचला हिस्सा बड़ा नाजुक सा लगता था। लीजा का मन हुआ रिचर्ड उस इलाके के पत्थरों खंडरों की चर्चा छोड़कर उसके साथ लाड़ प्यार की बातें करे, पर रिचर्ड अपनी लहर में बोले जा रहा था। इस इलाके के लोग भी बहुत पुराने जमाने से सैकड़ों वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं। फिर लीजा की ओर घूमकर बोला, क्या यहाँ के लोगों को तुमने ध्यान से देखा है? एक ही नस्ल के लोग हैं। नाक नक्शा सबके एक जैसे हैं। एक तरह की नाक, ओंठ, चौड़ा माथा, ब्राउन रंग की आंखें। यहाँ के लोगों की आंखें ब्राउन रंग की हैं। तुमने ध्यान दिया लीजा? एक ही नस्ल के कैसे हो सकते हैं रिचर्ड, जबकि तुम कहते हो कि इस रास्ते से तरह तरह के लोग आते जाते रहते हैं। नहीं नहीं लीजा, यही बात तो लोग भूल जाते हैं। रिचर्ड की आवाज में उत्तेजना आ गई, मानो वह अपनी किसी खोज को प्रमाणित करने जा रहा हो। वो लोग मध्य एशिया से सबसे पहले यहाँ आए थे। शताब्दियों के बाद उन्हीं के नाती पोते अन्य देशों से इधर आए। सबकी नस्ल एक ही थी। वे लोग जो आर्य कहलाते थे और 1000 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे, और जो मुसलमान कहलाते थे और लगभग 1000 वर्ष पहले यहाँ पर एकाएक ही नस्ल के लोग आए थे। सभी एक ही मूल जाति के लोग थे। इन बातों को ये लोग भी नहीं जानते। यहाँ के लोग कुछ भी नहीं जानते। वे वही कुछ जानते हैं जो हमें ने बताते हैं। फिर थोड़ी देर तक मौन रहकर बोला, ये लोग अपने इतिहास को जानते ही नहीं हैं। ये केवल उसे जीते भर है। लीजा उबने लगी थी। रिचर्ड पर कोई धुन सवार हो जाए तो वह सब कुछ भूल जाता था। जितना अधिक वह अपनी धुन में खोता था उतनी ही अधिक लीजा पीछे धकेलती जाती थी। अपनी किताबों में खोया हुआ रिचर्ड या तो डिप्टी कमिश्नर था या फिर इतिहास का खोजी। लीजा को वह बहुत चाहता था, लेकिन लीजा के लिए उसके पास समय नहीं था। घर में अलमारी के सामने खड़े खड़े किसी किताब के पन्ने पलटने लगता तो उसी में डूब जाता। इसी कारण लीजा जब ऊबने लगती तो उसकी ऊब का कोई ठिकाना नहीं होता था। हर चीज काटने को दौड़ती थी। नेटिव लोग जहर से लगने लगते थे और अंत में या तो वह नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती थी या 6 महीने के लिए वह विलायत लौट जाती थी। यहाँ पर कोई पिकनिक स्पॉट भी है? लीजा ने रिचर्ड की बात काटते हुए पूछा। रिचर्ड को थोड़ा सा धक्का लगा, पर वह सवाल भी उसके लिए बहुत असंगत नहीं था। बहुत है। फिर अपनी छड़ी से बाईं ओर ऊंचे पर्वत की ओर संकेत करते हुए बोला, उस पहाड़ की तलहटी पर पानी के झरने हैं और घने पेड़ों के झरमुट हैं। जल के सोते नीचे तक पहुंचकर पहाड़ में से फूटे हैं। बहुत सुंदर जगह है। हिंदुओं ने झरनों के आसपास पत्थर की चिनाई करके वहां ताल बना लिए हैं। एक एक झरने को अलग अलग नाम दे दिया है, राम और सीता और अब माइथोलॉजी के अन्य नामों पर। यह कहते हुए रिचर्ड मुस्कुरा दिया, यह सोचकर कि यह नाम लीजा के लिए बड़े अनूठे और अपरिचित नाम होंगे। बहुत स्थान है, वह कहे जा रहा था। जगह जगह पर अनजाने पीरों की कब्रें हैं जिन पर लोग दिए जलाते हैं। पुराने किले हैं, मंदिर हैं। फिर बेत से उसी पहाड़ी के दामन में फैले हुए एक और पेड़ों के झुमट की ओर इशारा करते हुए बोला, वहाँ थोड़ी दाईं ओर भी एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। वहाँ किसी पीर की कब्र है, मुसलमानों के किसी पीर की कब्र। वहाँ पर बसंत के मौसम में एक अनूठा मेला लगता है। दूर दूर से नाचने गाने वाली औरतें जमा होती हैं और 15 दिन तक मेला लगा रहता है। दिन को लोग जुआ खेलते हैं, रात को नाच गाना होता है। तुम्हें कभी ले चलूंगा। क्या आजकल वहाँ मेला लगा है? हाँ लगा है, पर इन दिनों जाना ठीक नहीं है। क्यों? इन दिनों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पाया गया है। दंगा फसाद का डर है। लीजा ने हिंदुओं और मुसलमानों की स्थिति के बारे में सुन रखा था, लेकिन वह इनके बारे में जानती बहुत कम थी।
मैं तो अभी तक हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग से पहचान भी नहीं सकती। तुम पहचान लेते हो रिचर्ड कि आदमी हिंदू है या मुसलमान? हाँ, मैं पहचान लेता हूँ। घर का खानसामा क्या है, हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान। तुम कैसे जानते हो? उसके नाम से, फिर उसकी छोटी सी दाढ़ी से, उसके पहनावे से भी, फिर वह नमाज पढ़ता है, यहाँ तक कि उसके खान पान के तरीके भी अलग हैं। तुम्हें सब मालूम है रिचर्ड? कुछ कुछ मालूम है। तुम कितना कुछ जानते हो? तुम्हें ढेरों बातों मालूम है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तुम मुझे भी बताना रिचर्ड, मैं भी समझना चाहती हूँ। और वह तुम्हारा सिक्योरिटी, वह जो उस रोज स्टेशन पर आया था, सफ़ेद सफ़ेद दांतों वाला, वह कौन है, हिंदू या मुसलमान? वह हिंदू है। तुमने कैसे जाना? उसके नाम से। तुम नाम से ही जान जाते हो? बड़ा आसान है लीजा। मुसलमानों के नाम के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे शब्द लगे होते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल, चंद, राम लगे होते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। इतना कुछ तो मैं भी नहीं जान सकूंगी। लीजा हतोत्साहित होकर बोली। और वह टर्बन वाला आदमी कौन है जो तुम्हारी गाड़ी चलाता है, जिसकी लंबी सी दाढ़ी है? वह सिख है। उसे पहचानना मुश्किल काम नहीं है। लीजा हंसकर बोली। सभी सिखों के नाम के पीछे सिंह लगा रहता है, रिचर्ड ने कहा। दोनों टीले पर से नीचे उतरने लगे। हवा में हल्की हल्की तपिश होने लगी थी। सूरज निकल आया था और वातावरण से रहस्य का झीना पर्दा उतरने लगा था। इस इलाके में घूमने का बहुत मजा है। तुम्हें अच्छा लगेगा लीजा। हर वीकेंड कहीं ना कहीं निकल जाया करेंगे। रिचर्ड का घोड़ा आगे आगे था। दोनों गोल गोल पत्थरों से अटे सूखे नाले को पार कर रहे थे। इस वीकेंड को कहाँ चलोगे? टैक्सला। लीजा की आवाज में रिचर्ड को हल्का सा बैंक का भास हुआ। रिचर्ड के लिए टैक्सला बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण स्थल था। वहां पर वह घंटों घूमता रहता था, बार बार जाना चाहता था। लेकिन लीजा को भी बंदरों में घूमना पसंद होगा? कुछ दिन के लिए वहां नहीं जाएंगे लीजा। आजकल शहर में थोड़ा तनाव पाया जाता है। जब स्थिति बेहतर हो जाएगी तो चलेंगे। इस वीकेंड तो रिचर्ड को सूझ नहीं पाया कि क्या कहे। आने वाला वीकेंड कैसा होगा? वह कहीं लीजा को ले जा पाएगा या नहीं, वह स्वयं स्पष्टतया नहीं जानता था। कहीं निकल जाएंगे, वह बुदबुदाया और नीचे पहुंचकर घोड़े की बाग मोड़ दी। नाश्ता करने से पहले रिचर्ड और लीजा बंगले के अनगिनत कमरे लांघते हुए बड़े कमरे में आकर रुक गए। अप्रैल का महीना शुरू होते ही दिन चढ़ने पर ही खिड़कियां और दरवाजों पर पर्दे डाल दिए जाते थे, जिससे घर के अंदर स्निग्ध सा अंधेरा बना रहता था और दिन को भी बिजली की रोशनी की जरूरत रहती थी। चारों ओर दीवारों के साथ लगी अलमारियों में किताबें ठसाठस भरी हुई थी। उनके बीच जगह जगह दीवार के साथ लकड़ी के ऊंचे आधार रखे थे, जिन पर बुद्ध तथा बोधिसत्वों के अनेक ऊर्ध्वकाय बुत रखे थे। प्रत्येक बुत के ऊपर बिजली की रोशनी का अलग से प्रबंध किया गया था। इसका आगे का भाग सुनने के लिए प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।